2-3 साल आप दे दीजिए एग्जाम, लेकिन उसके बाद तभी दीजिए अगर आपका कोई चांस दिख रहा है। तो जो लोग 4-4, 5-5 साल लगाकर लगे हुए हैं, मत करिए। आपको प्राइम डिफरेंस क्या दिखता है इन दोनों लोग, जो क्लियर कर पाए या जो नहीं कर पाए? क्या इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिफोर अ पर्सन स्टार्ट्स देयर प्रिपरेशन फॉर आईएएस आल्सो, यूपीएससी आल्सो? अगर एक यंग एस्पिरेंट जो आज ये पॉडकास्ट देख रहा है, जो कोशिश कर रहा है करने की, क्या उसके लिए कुछ एक ऐसा रोड मैप जो आप अक्सर जब आप एस्पिरेंट से मिलते हैं तो आप उन्हें क्या बताते हैं कि आपका वे ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए वे फॉरवर्ड? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर मैं दूंगा। योर प्लान ए इज टू बी गुड एंड बी सक्सेसफुल, हाउएवर इफ इट डजंट हैपन, द वर्ल्ड इज नॉट कमिंग टू एन एंड, कल फिर सूरज निकलेगा। ऐसी कोई एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हर एस्पिरेंट करता है प्रिपरेशन की तरफ? पेरेंट्स क्या मिस्टेक कर रहे हैं आज के दौर में जब हर बच्चे को चाहते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि इंग्लिश में मेरी अच्छी कमांड है। ये कितना इंपॉर्टेंट है? 3 बुक रिकमेंडेशन फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। सर, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए फाइनल 3 एडवाइसेस जो सबको फॉलो करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आज हमारे साथ ऐसे एक्सपर्ट हैं जो खुद एक्स आईएएस हैं। बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों को वो कोच कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने चाहिए और कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको आप यूज करके अपने जीवन में इन सभी एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी समझाया गया कि कैसे आप कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए और कितना पेशेंस रखना जरूरी है, कितना वक्त देना जरूरी है, और जब एक वक्त निकल जाए तो आपको प्लान बी के बारे में सोच लेना चाहिए। ये सारी चीजें इस बार इस पॉडकास्ट में डिस्कस की जा रही है और वो भी ऐसे एक्सपर्ट के साथ जो मुझे लगता है इस टॉपिक पर बात करने के लिए बेस्ट हो सकते हैं। विवेक सर, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज एक ऐसे टॉपिक पर बात होने वाली है जहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को उस कन्वर्सेशन की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोग आज के वक्त में यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये दौर ऐसा होता है जहाँ पर लोग हताश भी हो जाते हैं क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव है ये सारी चीज़ें। आप आज बहुत बड़े लेवल पर एक्सपीरियंस्ड, बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस को आप गाइड भी कर रहे हैं, आप उनको तैयारी में भी मदद कर रहे हैं। तो शायद आज मुझे लगता है कि ये हमारी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं आपके समक्ष हूँ और ये सारी हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों की लाइफ बदलेगी। सर नहीं, ठीक है डॉक्टर अमित, आपने ठीक पृष्ठभूमि बांधी और मैं भी आपके समक्ष हूँ, तो अच्छी बात है, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। और इन लोगों को जो अगर डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, एस्पिरेंट्स या दूसरे यंग यूथफुल पीपल, तो उनको हम सांत्वना देंगे, एक एश्योरेंस देंगे कि कुछ ना कुछ तो तुम्हारा बन जाएगा। यूपीएससी में ना बने तो कहीं और बन जाएगा, कहीं ना कहीं तो बन जाएगा। सर, लेकिन ये मुझे सबसे पहले मेरा सवाल ये कि ये जो यूपीएससी है, मतलब आज के टाइम में माँ बाप भी हर बच्चे को चाहते तुम यूपीएससी क्लियर कर लो, ये बन जाओ, ये बन जाओ। ये इतना क्रेज है क्यों? पहले तो मजाक की बात कर लेते हैं कि यूपीएससी का नाम अगर होता ना कुछ टिकटॉक या कुछ ऐसे तो मुझे लगता है इसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर और हो जाते हैं। लेकिन यूपीएससी एक बड़ी अच्छी संस्था है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वो सिर्फ एक एग्जामिनिंग बॉडी है और एक बॉडी है जिसका काम है, बड़ी बखूबी वो निभाते हैं, टू सेलेक्ट द राइट कैंडिडेट। नाउ वंस द कैंडिडेट इज सिलेक्टेड, वी टॉक अबाउट द सिविल सर्विस। लेकिन वो सिविल सर्विस का ही नाम आजकल यूपीएससी हो गया है। कहते हैं जी यूपीएससी में जाना है, ये यूपीएससी है, जबकि यूपीएससी इज द एग्जामिनिंग बॉडी, okay, it is the selecting body, and then we go to the Indian civil services which could be IAS IPS। क्रेज हमेशा से था, आबादी बढ़ गई है, तो अगर पहले 10,000 लोग थे, अब 10 लाख लोग हैं हर साल एस्पिरेंट्स जो सोच रहे हैं। तो 10 लाख लोग अगर सोचेंगे, कुछ करेंगे, तो हलचल तो मचेगी हर जगह। बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं आपको कोई टक्कर ही जाएगा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। सही। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ साल कर भी लेनी चाहिए, लेकिन यहीं पे मैं कह देता हूँ कि बहुत ज्यादा ओवरडू नहीं करना चाहिए। ओके, बिकॉज यू आर इन योर अर्ली 20s। अर्ली 20s द प्राइम टाइम। वैसे मैं अभी भी अपने आप को प्राइम टाइम में ही मानता हूँ, लेकिन अर्ली 20s डेफिनेटली प्राइम टाइम है।
और उसमें आप अपनी एनर्जी को कहाँ चैनलाइज कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। 2-3 साल आप दे दीजिए एग्जाम, लेकिन उसके बाद तभी दीजिए अगर आपका कोई चांस दिख रहा है। तो जी। ओके। अब जैसे मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ और मेरे को ये हमेशा से ये लगता है कि पहला अटेम्प्ट देना सबसे आसान, सबसे कंफर्टेबल होता है। जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट बढ़ते रहते हैं, मुश्किलें बढ़ती रहती हैं, आई थिंक प्रेशर भी बढ़ता रहता है। तो आपको क्या लगता है कि शुरुआत में 1-2 साल में क्लियर करना आसान है और मुश्किल एक्चुअली में ऐसा ही होता है? ऐसा होता है कि एक तो मैं स्टोरी सुनाया करता हूँ, एक 2 आईएएस ऑफिसर हैं, अभी रिटायर हो गए। जब वो तैयारी कर रहे थे इकट्ठे, अभी मैं शहर भी नहीं बताऊंगा, नाम भी नहीं बताऊंगा, लेकिन वो स्टोरी इंटरेस्टिंग है। एक जो थे वो पहली बार दे रहे थे, जो आपने कहा फर्स्ट टाइम। दूसरे जो थे वो थर्ड टाइम दे रहे थे, 2 बारी नहीं हुआ। तो बाद में दोनों बताते हैं कि मैं ये सोच रहा था, वो फर्स्ट टाइम वाले कहते हैं कि इनका 2 बारी में तो हुआ नहीं, अब कैसे हो जाएगा तीसरी बारी में। और जो तीसरी बारी दे रहे थे वो सोच रहे थे कि मेरा नहीं हुआ 2 बारी में, तो इसका कैसे हो जाएगा फर्स्ट टाइम। मानेंगे नहीं या मानेंगे भी, उसी अटेम्प्ट में उनका थर्ड और इनका फर्स्ट दोनों का हो गया, दोनों मसूरी पहुंच गए, दोनों आईएएस में आ गए। सुपर, ओके। और अभी तक वो दोस्ती है उनकी, और हमें ये बात सुनने को मिली। तो पॉइंट ये है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट जो है, ये इसलिए नहीं कि देयर आर नो स्टेक्स। आप दे रहे हैं फर्स्ट टाइम, डेब्यू खेल रहा है कोई, क्रिकेट में खेल रहा है या टेनिस में खेल रहा है, फर्स्ट राउंड में हार गया, 0 पे आउट हो गया, कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ यूपीएससी में, कोई फर्क नहीं पड़ा। गुंडप्पा विश्वनाथ, मैं सॉरी क्रिकेट की बात करता रहता हूँ, 0 पे आउट हो गए फर्स्ट इनिंग में। पटौदी, मंसूर अली खां पटौदी कैप्टन थे, वो गए इनके पास सेकंड इनिंग्स के लिए, वो पैडेड अप होके बैठे थे, कहते विशी डरना, डोंट बी स्केयर्ड, गो एंड प्ले। विशी ने 135 मार दिए सेकंड इनिंग्स में। तो जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो एक ऐसा ट्रायल टाइप होता है, लेकिन अगर आपका उसी में हो गया तो ब्रिलियंट, नहीं हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट कैन बी योर बेस्ट अटेम्प्ट्स। अकॉर्डिंग टू मी सेकंड एंड थर्ड कुड बी योर बेस्ट अटेम्प्ट्स, ओके। बट देन यू accumulate द बर्डन ऑफ द प्रीवियस, मैं फेलियर वर्ड नहीं यूज करता, नॉन सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। तो क्या होता है कि हम 3 बारी 0 पे आउट हो गए, मार्वन अट्टापट्टू 6 बारी 0 पे आउट हो गए, ड्रॉप हो गए श्रीलंका की टीम से। रॉजर फेडरर मान लो, वैसे ही नेवर लॉस, बट मान लो 3 टूर्नामेंट्स में फर्स्ट राउंड में बाहर हो जाते, फोर्थ टाइम तो फिर पंगा है ना। तो अब फोर्थ अटेम्प्ट में, फिफ्थ अटेम्प्ट में, आफ्टर नॉट सक्सीडिंग द फर्स्ट 3 times, obviously you are under additional pressure. Second and third attempts are your best attempts. That's my view. बाकी लोग 5th में भी आते हैं, 6th में भी आते हैं, 12th फेल भी मूवी है, तो वो अलग बात है, but that is rare. I feel second, third attempts are your best. ओके। तो यानी कि जो लोग 4-4, 5-5 साल लगाकर लगे हुए हैं, मत करिए। नहीं, मैंने बहुत से पॉडकास्ट, बहुत से वीडियोस बनाए हैं, पॉडकास्ट में बोला है, बड़े बड़े आपके जैसे पॉडकास्ट में जाके मैं बोला हूँ कि don't spoil your prime time. And 3 attempts में अगर आप कहीं नहीं है, गेम में नहीं है, आपका मेंस भी नहीं हुआ, आपका प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ, मेंस तक भी नहीं पहुंचे, 4th अटेम्प्ट क्यों दे रहे हैं आप? डोंट बी सो फुल हार्डी। बट अगर आपने देना ही है तो देन द सोशल सर्कमस्टेंसेज हैव टू अलाउ इट. Correct. Family has to allow it. Correct. Your age should be a little less. Let's say you are 21, 22, 23, 24. 24 में आप दे दीजिए. अब 29 के हो गए तो मत दीजिए. That is what I would like to say. So don't think that third time नहीं हुआ तो fourth time हो जाएगा. ऐसे नहीं होगा. You have to change something. You have to improve something. So I think 3 attempts are a good sign whether you are in the game or you're not in the game. Not in the game. Yeah. Okay. सर एक सवाल मेरे यहाँ पर है कि आपके सामने तो इतने लोग आए, स्टूडेंट टू जो आईएएस बने, आईपीएस बने, सर यूपीएससी क्लियर किया जिन्होंने, आपको प्राइम डिफरेंस क्या दिखता है इन दोनों लोग, जो क्लियर कर पाए या जो नहीं कर पाए? कोई डिफरेंस नहीं है. कोई डिफरेंस नहीं है. Nice. मैं आपको बताता हूँ. There is a combination of 3 factors. Okay. Definitely there is hard work and intelligence. But then there are people outside who could not make it who are also hardworking and intelligent. Could be more. वो ज़्यादा intelligent और ज़्यादा hardworking थे, वो नहीं हो पाया. Second factor, there is a certain amount of luck for sure. Okay. That luck is तैयारी क्या की आपने, कैसा पेपर आया, आपका क्या strong point था, उधर क्या आया, and then the examiner, आपने कैसे लिखा, उसको पसंद आया, नहीं पसंद आया, ऑब्जेक्टिव टाइप तो नहीं है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, उसमें तो कोई गलती नहीं हो सकती ना. सही बात है. इसमें ऐसे में तो पर्सपेक्टिव है. You may have written something which he doesn't agree with or she doesn't agree with.
Correct. And the third thing is, I think it's a factor of determination, inner strength, mental strength, mental toughness. हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस एक चीज है, एक आपका माइंडसेट है. जो माइंडसेट है वो इमोशनल इंटेलिजेंस है कि मैं तो मजबूती से जाऊंगा और मैं दे दूंगा और मैं डेस्परेट नहीं हूं. मैं आई विल गिव माय बेस्ट, आई एम प्रिपेयर्ड मेंटली एंड आई विल गिव माय बेस्ट. दैट इज द बेस्ट फैक्टर. सो ये तीन फैक्टर्स डिपेंड करते हैं. बट आप ये एग्री करते हैं क्या कि आज के वक्त दौर में जो लोग आईक्यू पर ज्यादा काम करते हैं, ईक्यू पर कम करते हैं काम? आईक्यू जो है वो सर्टन एक्सटेंट तक इम्पॉर्टेंट है. मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैथ्स भी पढ़ा है, इंजीनियरिंग भी की है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसलिए मैं मैथ्स वालों का मजाक उड़ा भी सकता हूँ, तो कोई माइंड नहीं करेगा. मार्क्स के बेसिस पे आपका इंटरव्यू खास नहीं हुआ, लेकिन आपके मार्क्स ही इतने थे मेंस में कि आपका इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट 100 हुआ, फिर भी आप आ गए. ठीक है ना. अगर बहुत बुरा हुआ तो नहीं आ पाए, 100 हुआ, आ गए. नाउ यू बिकम एन एसडीएम ट्रेनिंग के बाद, आपकी 2 साल ट्रेनिंग हो गई. मैं आगे की बात कर रहा हूँ जी. वहाँ जाके आप एसडीएम साहब बन के बैठ गए, कहीं कालका में, कहीं कोटा में, कहीं कोची में. वहाँ पे एक सरपंच आएगा या प्रधान आएगा, विलेज हेडमैन आएगा, वो 4 बंदे साथ लेके आए. यू हैव नो आइडिया हाउ टू टॉक टू हिम. मैथ्स में तो आप टॉपर है, यहाँ पे मैथ्स नहीं चलेगी. यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस, पीपल स्किल्स, द एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर, विच इज अ ह्यूमन ट्रेट, विच इज अ ट्रेट बियॉन्ड इंटेलिजेंस. ब्रेन से ज्यादा आपका दिल और जिगर क्या है, आप में जोश क्या है, आप में मजबूती क्या है. सो आई थिंक दैट माइंड हैज टू बी वेरी स्ट्रांग. एंड माई बुक इज कॉल्ड फाइंडिंग सक्सेस विद इन. आपका जब तक माइंड स्ट्रांग नहीं है, आप अंदर की लड़ाई नहीं जीत पा रहे, तो बाहर की लड़ाई नहीं जीत पाए. तो ये मैथ्स वाला टॉपर जो है उनको गुड लक, लेकिन आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना पड़ेगा. आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा. और मैं आई एम नॉट क्लेमिंग एनी राइट्स टू दिस, बट यू नीड नॉट बी अ टॉपर. यू हैव टू बी good enough, you have to be intelligent, hardworking, strategically good, and a good decision maker. I think that is it. Okay. आपने बोला ये फाइंडिंग योर, जो आपकी किताब Finding success within. फाइंडिंग सक्सेस विद इन, हाउ टू फाइंड इट? So it's very difficult. You see, you look inside your mind. What are your drawbacks? My drawbacks. Let's say fear, worry, anxiety, restlessness, jealousy, दूसरे के प्रति घृणा रखना, एक ईर्ष्या भाव रखना कि ये क्यों मेरे से आगे है. वही मैं सोचता रहता हूँ. 4 साल पहले मुझे किसी ने बस स्टॉप पे कुछ कह दिया, या टैक्सी में कोई, या टेबल रेस्टोरेंट में कह दिया, या कॉन्फ्रेंस में कह दिया, मैं वही सोचता रहता हूँ ये बंदा ठीक नहीं है यार. हर हफ्ते दिखता है वो बंदा मुझे, क्लब में आता है, गोल्फ खेलता है वो, यार ये बंदा मेरे खिलाफ है, मैं इसको देख लूंगा एक दिन. अब मेरी एनर्जी कहाँ जा रही है? Where am I finding success? If I still am successful in my career despite these drawbacks, I'm very lucky. Otherwise, these drawbacks will pull me down. मैं नीचे खींचा जा रहा हूँ. Right. और फिर मैं सक्सेस कहाँ ढूंढूंगा? तो पहले मुझे अपनी लड़ाई जीतनी है, अंदर की डर, नेगेटिविटी को पछाड़ना है, कम करना है. और हमें अपने सक्सेस फैक्टर बढ़ाने हैं बाय पॉजिटिव थिंकिंग, एनर्जी, enthusiasm, and then you can do things like physical fitness, mental fitness, spiritual fitness. उससे आपकी अंदर की लड़ाई जीती जाती है. फिर आप आगे भी ठीक रहते हैं. फिर आगे रिवर्सेस भी आ जाए. अब दिल्ली में कोई अर्थक्वेक आया 2.8, तो ठीक है आ गया. अब हम क्या, मैं दिल्ली आ रहा था, मैं चंडीगढ़ से आ रहा था, ये अर्थक्वेक आया दिल्ली में. मैं कहा जब तक कोई ज्यादा उथल पुथल नहीं हुई मैं तो जा रहा हूँ. AQI ज्यादा, भाई AQI ज्यादा है तो फिर भी हम जा रहे हैं. ठीक है, मास्क पहन लेंगे, कुछ कर लेंगे. डोंट वरी अबाउट थिंग्स. तो अंदर की लड़ाई जीतनी है. आपने 3 चीजें बोली, मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस एंड स्पिरिचुअल फिटनेस. क्या इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिफोर अ पर्सन स्टार्ट्स देयर प्रिपरेशन फॉर IAS आल्सो, यूपीएससी आल्सो? तो ये वैसे तो लार्जर कॉन्वर्सेशन है कि हम बॉडी, माइंड एंड सोल हैं. करेक्ट है. अभी मैं नाम ले ही लेता हूँ, स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट पे आया. हाँ. तो उसमें ये बात आई कि माइंड और सोल. तो मेरी ये राय, नॉट ओनली फॉर यूपीएससी, एनी चैलेंज ऑफ लाइफ, यू नीड टू बी फिजिकली फिट. फिजिकल फिटनेस से क्या होता है, ठीक है आपका वेट ज्यादा है कम है वो नहीं मैं कह रहा. करेक्ट है. आपके लुक्स अच्छे हैं नहीं है, आपकी हाइट कम है ज्यादा, दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज, आर यू एनर्जेटिक? आप रनिंग, वॉकिंग, कुछ ना कुछ कर लेते हैं. अगर आपकी को फिजिकल डिसेबिलिटी भी है तो वो लोग और ज्यादा फिजिकली फिट होते हैं, कई बार मेंटली भी फिट होते हैं. जो पर्सन विजुअली इम्पेयर्ड है उसके कभी आप उसके गीत सुनिए, गाना सुनिए, क्या फैकल्टी है उसकी, क्या बात है. सो फिजिकल फिटनेस प्लस मेंटल फिटनेस इज लिंक्ड. Okay. You as an expert, you would know. You see, what happens is that
my mind will respond to my body, and my cells of my body will respond to my mind also. I'm overthinking or negative, my body is feeling stressed out. Then my lifestyle diseases will start. दोनों linked हैं. करेक्ट है सर. Now spirituality is the third thing. Spiritual fitness. Why am I here? मैं पॉडकास्ट करने के लिए तो नहीं आया लाइफ में. पॉडकास्ट यहाँ पे मैं करूँगा, लोगों को मैसेज जाएगा. लेकिन मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? और फिर एक दिन सबने ऑब्वियसली गुड बाय बोलना ही है. हैव आई मेड फ्रेंड्स विद गॉड? एंड देन स्पिरिचुअल फिटनेस ऑल्सो मीन्स के हम लोग धन्यवादी टाइप के हैं, थोड़े से थैंकलेस नहीं है. हम लोग एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि whatever I have in life, every night I thank God for it. That is spiritual fitness. But spiritual fitness is even deeper. It means you are meditating, trying to be one with God. अब वो चाहे कोई भी रिलीजन आप देख लीजिए, उसमें यही है. गॉड इज वन, गॉड इज विद इन यू. करेक्ट. तो आप कोशिश करिए उनके साथ एकाकार करने की, और स्पिरिचुअल फिटनेस भी हो, बट एटलीस्ट यू हैव टू स्पेंड टाइम. फिजिकल फिटनेस ऐसे नहीं होती, दौड़ लगानी पड़ती है, गेम खेलनी पड़ती है. मेंटल फिटनेस ऐसे नहीं होती, नेगेटिविटी को निकालना पड़ता है, फ्रेश अच्छे चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, गुड कंपनी, पॉजिटिविटी. And spiritual fitness without meditation, yoga, and without working on your spirituality can't be done. ओके, सुपर सर. अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब मैंने भी रिसेंटली किताब पढ़ी थी जिसका नाम है माइंड नेट गट कनेक्शन. वो इसी बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे माइंड का, हमारे ज़्यादा सोचते हैं तो पेट खराब होता है. बिल्कुल. और आप गलत खाना खाते हो तो आपका दिमाग खराब होता है. बिल्कुल. मे बी स्ट्रेस, एंजाइटी, इट कम्स. वेरी ट्रू. बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. या अमेजिंग सर, थैंक यू सर. सर, अगर एक यंग एस्पिरेंट जो आज ये पॉडकास्ट देख रहा है, जो कोशिश कर रहा है करने की, क्या उसके लिए कुछ एक ऐसा रोड मैप, जो आप अक्सर जब आप एस्पिरेंट से मिलते हैं तो आप उन्हें क्या बताते हैं कि आपका वे ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए वे फॉरवर्ड? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है. डायरेक्ट आंसर मैं दूंगा. आप यूपीएससी एस्पिरेंट है या किसी भी कॉम्पिटिशन के एस्पिरेंट, ठीक है, आपने अपनी लाइफ का एक तो टाइम मैनेजमेंट करना है. बहुत सही. 80-20 रूल. 80% आपका फोकस यही होना चाहिए जो आपका गोल है. यूपीएससी का एग्जाम, ठीक है, लोग कहते हैं 100% फोकस होना चाहिए, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा एक 20% ला रहा हूँ. ओके. वो 20% है आपकी जो बाकी लाइफ है. ओके. आपने फैमिली के साथ टाइम बताया. आप ये नहीं कह सकते मैं 3 साल बाद मिलूंगा अब आपको, 3 साल मैंने यूपीएससी, ऐसा नहीं होता है. ये लाइफ चल रही है, जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है. यूपीएससी के बाद भी एक जर्नी चल रही है आपकी. राइट. आईएएस में आने के बाद भी जर्नी चल रही है. तो कोई गोल है, वो गोल्स चेंज होते रहते हैं. सो यू हैव टू से आई विल स्पेंड टाइम विद फैमिली, आई विल स्पेंड टाइम ऑन माई फिजिकल फिटनेस, जिसकी हमने बात की. मैं महीने में एक कोई मूवी भी देख लूंगा, कोई आसमान नहीं गिरेगा, मेरा माइंड फ्रेश होगा. और थर्डली, मैं अपने माइंड को अच्छी कॉन्वर्सेशंस, कॉफ़ी पी रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं, कोई मेडिटेशन का टाइम निकाल रहे हैं, कोई हंसी मजाक हो रहा है, फ्रेंड से फ़ोन करने का मन किया, कर लिया, वो भी पढ़ रहा है, यार तू छोड़ 2 मिनट मेरे से बात कर, या आधा घंटा भी बात कर. व्हाट हैपन्स? आपका ऑक्सीटोसिन बढ़ गया, आपका अच्छे हार्मोन्स आ गए, आपके एक फील गुड फैक्टर आ गया. आप जब वो 80% भी पढ़ेंगे ना, तो आप ज़्यादा पढ़ेंगे. सही. आपका आउटपुट ज़्यादा है. सही. व्हाट मैटर्स मोर, इनपुट और आउटपुट? आउटपुट मैटर्स मोर. आई टेल ऑल द एस्पिरेंट्स. So first you make your time management plan of 80-20. That means that maximum time you're giving to UPSC. But you have your time 2 hours for fitness, etc. Important. Secondly, when you're studying one subject or one page for too long, it becomes too boring and too dull. You are studying one subject, you're optional. Get into GK after a while. Get into your essay writing after a while. Get into your interview practice after a while. जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो बोर हो जाता है बड़ी जल्दी. अब हमारा पॉडकास्ट 45 मिनट 60 में, अगर हम 5 घंटे का पॉडकास्ट बनाएंगे, उसका क्या फायदा है? करेक्ट है सर. तो वी हैव टू कीप चेंजिंग आवर एक्टिविटीज. ओके. ठीक है, हम कितने कप आम आपका फेवरेट फ्रूट है, अभी समर में आएगा. हाँ. How many mangoes can you eat? You can't eat 18 mangoes. Right. Maybe you eat 3, 4, 5 Max, packs. Okay. वो भी कभी वो भी ज्यादा. आजकल कौन खाता है? हमारे पापा कहते थे हम बाल्टी भर के मैंगोज खाते थे. वो बाल्टी भर के खाते, हम इतने से खा लेते हैं. चलो, पॉइंट इज कि हम लोग थोड़ा सा अपने एक्टिविटी लेवल को चेंज करेंगे तो यू कम बैक टू योर स्टडीज रिफ्रेश्ड. मैं प्रोफेशनल्स को बोलता हूँ कि 5 दिन 6 दिन आपने काम किया, संडे को आप गिटार सीखो. संडे को डोंट वर्क. If you have to work on Sunday, then take out time on Monday evening and do your guitar, your yoga, your Zumba, your cooking class, your cricket, tennis, जो भी आपका, उससे आपका जो इनपुट आउटपुट रेशियो है वो बेटर होगा. So I am telling the aspirants that you plan your day, plan your week, plan your month, plan your year,
and have time for recreation and fitness and all, your number of hours can be lesser for studies, but you will be more effective. This is the point. सुपर सर, थैंक यू, अमेजिंग, करेक्ट, सो गुड। सर एक सवाल मेरा है, आप ना बहुत बार प्लान बी के बारे में बात करते हैं, प्लान बी भी कई बार सी के बारे में बात करते हैं, आप डी के बारे में बात करते हैं। सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कई बार मैंने क्या देयर इज अ सेइंग कॉल्ड बर्न योर बोट्स, ठीक है, अब ये बिल्कुल अपोजिट है। वो बोलते हैं कि अगर आपके पास थॉट है कि मैं कुछ और भी कर लूंगा तो फिर आप डाइवर्ट हो जाओगे, लेकिन आप बहुत स्ट्रांगली, और आपका ओपिनियन मेरे को आई वुड एग्री विद जो आपने कहा है कई बार, प्लान बी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सर? देखो, अर्जुन को तो वो मछली की आंख ही देखनी है, हाँ। ठीक है, लेकिन अर्जुन जब वो मछली की आंख देख रहे हैं उस वक्त तो उसी पे फोकस कर रहे हैं। हम जब पढ़ रहे हैं तो हम उसी पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन लाइफ तो चल रही है ना। सो माई प्लान बी प्लान सी मीन्स आई मे और मे नॉट बी, इज सक्सेस इन माई हैंड? नो, रिजल्ट इज नॉट इन माई हैंड, एफर्ट इज इन माई हैंड, आई हैव गिवन माई बेस्ट, बट देर इज नो गारंटी। इन यूपीएससी एग्जाम एवरीबडी नोज देयर इज नो गारंटी। चैट जीपीटी भी फेल हो गई उसमें, करेक्ट, चैट जीपीटी फेल हो गए तो हम क्या है, चीज़ है? तो वैसे हम उससे बेटर हैं कई चीज़ों में, लेकिन पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि प्लान बी प्लान सी इसलिए कि लाइफ डजंट गो अकॉर्डिंग टू प्लान। जो ये वर्ल्ड है, अगर आप स्पिरिचुअल वे में देखें, ये एंटरटेनमेंट है। गॉड तो एंटरटेनमेंट देख रहे हैं हमारा, है ना, वो तो मजे ले रहे हैं, वो देखो नारद जी आ गए, वो ये हो गया जी, वो हो गया। गॉड इज हैविंग फन एट आवर एक्सपेंस, हम सीरियसली ले रहे हैं इसको, यूपीएससी एग्जाम है, फलाना है। अब नहीं हुआ और आप कहीं और पहुंच गए तो वहां भी आप सक्सेसफुल ज्यादा हो सकते हैं। हो सकता है वही आईएएस ऑफिसर जो आप बनना चाहते थे वो आपके पास आए कि सर मेरा एक काम है, और आप वहां बैठे हैं जहां पे भी हो, आप पॉलिटिशियन है, जो भी हैं। आई एम नॉट सेइंग पॉलिटिशियन बेटर होते हैं, ये नहीं मैं, बट जो भी है, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि हम लोग मैनिफेस्ट जो करना चाह रहे हैं वो 100% गारंटी कोई नहीं है लाइफ की, राइट सर, बट we can have a strong inclination towards plan A. However, plan B, plan C है, आपका थोड़ा सा एक क्वालिटी है that you are good at organization skills. यहाँ पे आपने एग्जाम दिया, बड़े ऑर्गेनाइज वे में अच्छा प्लान किया, लेकिन नहीं हुआ आपका। वहाँ जाके you can do management, you can do event management, you can do some other kind of role, administrative job. You can join a private company and do the same. You can become a school administrator. अगर आप केमिस्ट्री में अच्छे थे तो आपका प्लान भी है कि आप केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं। आप किसी नोबेल लॉरिएट को ज्वाइन कर लो, खैर आजकल नोबेल लॉरिएट्स का तो बड़ा मजाक उड़ रहा है, तो किसी और को ज्वाइन कर लो, तो कुछ भी कर लो आप। लेकिन पॉइंट ये है कि लाइफ में प्लान है आपका हो ना हो ये आपकी गारंटी नहीं है, ठीक है। फोकस 100%, एंड वो जो आपने कहा बर्न योर ब्रिजेस, लेकिन पॉइंट ये है कि हमें उस पर ही फोकस करना है जो हमारे सामने है, बट लाइफ हमारी और भी है, उसके लिए हमें तैयार रहना है। एंड डोंट फील कि मम्मी क्या सोचेगी, पापा क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे। मैं कई बार स्टोरी बताता हूँ मोटिवेशनल, कि वो आंटी जो पड़ोस में रहती है ना, वो आपको बोलती है बेटे तुम तो पढ़ते हुए दिखते नहीं हो, तुम तो बड़े मजे, मैं मम्मी को बताऊंगी, मैं उनको बताऊंगी, टीनेजर को। और वो टीनेजर दुखी है कि आंटी ने ऐसे बोल दिया। भाई आंटी तो सो गई जाके, तुम जागे हुए, आंटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोल दिया, वो बोलने की आदत है, सबको बोलती है। डोंट टेक दीज थिंग्स टू हार्ट। So your plan A is to be good and be successful. However, if it doesn't happen, the world is not coming to an end. कल फिर सूरज निकलेगा और फिर आप दोबारा शुरू हो जाओ किसी और चीज में। There are people who restarted life many times. I and you have also changed our careers. मैं क्रिकेटर था, इंजीनियर था, सिविल सर्विसेज, नाउ मोटिवेशनल स्पीकर, अब पॉडकास्ट में आ रहा हूँ। तो ये सब चेंज, इसमें डिफरेंट आपकी क्वालिटी है। कुछ बेसिक सेम है, वो प्लान ए प्लान बी प्लान सी में रहेंगे, बेसिक क्वालिटीज उनको रखिए बस। बहुत सही सर, बहुत सही। एक चीज मैं जाननी है सर यहाँ पर कि ऐसी कोई एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हर एस्पिरेंट करता है प्रिपरेशन की तरफ? मुझे लगता है उनकी यही मिस्टेक है। एक तो वो ज़ॉम्बी की तरह बन जाते हैं, बिल्कुल वो ऐसे ड्रग टाइप हो जाते हैं, पढ़ के ही। मैं नहीं कह रहा ड्रग्स ले रहे हैं, मैं कह रहा पढ़ के ही ड्रग्स हो जाते हैं। दे आर लाइक दे आर ऑलमोस्ट, जिसको बोलते हैं अधमरे टाइप हो जाते हैं। एनर्जी लेवल्स उनके जीरो हो जाते हैं। अब एग्जाम देने जब आप जाते हैं, शुड यू बी एट योर बेस्ट और योर वर्स्ट? यू शुड बी एट योर बेस्ट, बिकॉज यू हैव स्ट्रगल्ड सो मच टू रीच देयर। तो वहां मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, डेजर्ट में एक आदमी है, पानी नहीं मिला उसको। वो पानी के कुएं तक पहुंचते उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है। कुआं नजदीक है, लेकिन आपने अपनी ताकत प्लान नहीं करी, या जो भी आपकी पाथ था। यहाँ पे यू नीड टू कंजर्व सम एनर्जी फॉर द एग्जाम।
So I think this mistake the aspirants make, they are not fresh when they go for the exam. They are at their second best. पढ़ाई आपने बहुत सारी कर ली, सही बात है। यहाँ पे आपका कई बार नहीं होता कि हम लोग आज यार एनर्जी ज़्यादा है, आज एनर्जी कम है, आज मूड अच्छा है, आज मूड खराब है, हम हमेशा बेस्ट पे तो नहीं होते। बिल्कुल सही। तो आपका जब असली दिन आएगा, डे ऑफ रेकनिंग, यू हैव टू बी एट योर ऑप्टिमम बेस्ट। Yes. लेकिन आप अपने सेकंड बेस्ट पे हो क्योंकि आप स्ट्रगल करके आए हो, आप पढ़ के रात भर 4:30 बजे तक पढ़ते रहे, सुबह आपने ट्रेन पकड़ के कहीं और पहुंच गए, फिर आप वहां पर ट्रेन लेट हो गई, फिर आप लास्ट मिनट पे पहुंचे, हाफते हाफते यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, ऐसे तो नहीं काम चले। बिफोर द एग्जाम स्लीप वेल, be relaxed, revise, but have a physical fitness program, be cheerful, go with pep, and then you'll do better. नर्वसनेस थोड़ी कम हो जाएगी और आप बेटर करेंगे। ये गलती करते हैं एस्पिरेंट्स, ओवर स्ट्रगल करते हैं, ओवर वर्क करते हैं और फिर जाते हैं एग्जाम में एट देयर सेकंड बेस्ट। सेकंड बेस्ट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग। मैंने लास्ट मिनट पे पेज नंबर 22 नहीं पढ़ा यार, छोड़ दो उसको 22, इससे अच्छा तुम 22 मिनट्स के लिए सो जाओ। सही से। एक मतलब पेरेंट्स क्या मिस्टेक कर रहे हैं आज के दौर में, जब हर बच्चे को चाहते बड़ा हैं। अच्छा क्वेश्चन है। पेरेंट्स क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि पेरेंट्स अपने एस्पिरेशंस उनमें देख रहे हैं, नंबर 1 कि मेरा ये नहीं हुआ, ये करेगा, और ये तुम बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है। हर पेरेंट समझता है मेरा बच्चा आउटस्टैंडिंग है, वर्ल्ड का बेस्ट है। अब वो जो 32वें नंबर पे आता है क्लास में, वो भी तो किसी का बच्चा ही है, वो भी तो इंटेलिजेंट कुछ हद तक हो सकता है। आईएएस में भी हर एक टॉपर तो नहीं है, नंबर 1 पे तो नहीं है, 100 पे भी आ रहा है कोई, या चलो आजकल 70 तक आ रहे हैं। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये कि पेरेंट्स शुड हैव रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस। आप अपने बच्चे पे प्रेशर डाल रहे हो, बच्चा मींस कैंडिडेट, लेट्स से कैंडिडेट के ऊपर प्रेशर क्या है कि पढ़ाई तो कर ही रहा है, एक इनॉर्मस टास्क है, कंपटीशन है, उधर से पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है वो प्रेशर है। अब पेरेंट्स शुड बी लविंग एंड केयरिंग एंड सपोर्टिंग। मैं एक बार एक स्कूल में गया, वहां पे एक 11th क्लास का बच्चा खड़ा हुआ, 500 स्टूडेंट्स सुन रहे, और मैं नया स्पीकर था। कहता है सर मेरे पेरेंट्स मुझे कंपेयर करते रहते हैं दूसरे बच्चों के साथ, तो आप क्या करना चाहिए? मैंने कहा देखो आपके पेरेंट्स हैं तो आपके वेल विशर, दे लव यू, दे केयर फॉर यू, पर उनका मेथड गलत है। अब वो उनका मेथड गलत है पर वो ह्यूमन बीइंग है, वो कोई परफेक्ट नहीं हो सकते, आप ये मान के चलो। तो आप उस बात को सुन भी लो, समझ भी लो, बोलो पापा आई विल ट्राई टू डू बेटर, मामा आई विल ट्राई टू डू बेटर। लेकिन आप ये भी जान लो कि वो जिससे कंपेयर करें वो पढ़ाई में आपसे अच्छा है, लेकिन आप क्रिकेट में उससे अच्छे हो, आप गीत संगीत में उससे अच्छे हो, आप आर्ट में उससे अच्छे हो, या बात करने में अच्छे हो, आपका डिक्शन अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है। सो डोंट फील लो एट दीज कंपैरिजंस। वो पेरेंट्स की आदत हो, देखो और तुम देखो क्या हो। तो दी इंडियन पेरेंट्स, वो आते मीम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत आते हैं। एक आता है पंजाबी बच्चा, वो कहता है कनेडियन पेरेंट्स और इंडियन पंजाबी पेरेंट्स में फर्क देख लो, पता नहीं अफलातून दी औलाद, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। हाँ जी। ओके सर, अब जब इतने सारे लोग तैयारी के पीछे तो चल ही रहे हैं, बहुत सारे लोग करना चाह रहे हैं, एंड आई एम श्योर लोगों का ना, मतलब एक तो क्या आपको आज भी ये दिखाई देता है कि वो जो थॉट ऑफ जो पहले तो होता था लाल बत्ती वाली गाड़ी, या they really want to contribute, or it's just about personal achievements? No, very good question. Very good question. You see, a priority should be the service orientation. मैं इनको जाके बोलता हूँ, सभी कई जगह मैं जाता हूँ, दिल्ली के टॉप बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई, चंडीगढ़, आई बीन टू ऑल टॉप कॉलेजेस। आई टेल देम कि देखो, यू आर trying for the Indian administrative service, Indian police service, Indian foreign service, Indian forest service, Indian revenue service. इसमें कीवर्ड क्या है? सर्विस। आप किस लिए आना चाह रहे हो? अगर आप सर्विस करने के लिए आना चाह रहे हो, सर्व करने के लिए आना चाह रहे हो सोसाइटी को, प्राइमरीली, मेनली, तो फिर आपका रुझान ठीक है, सोच ठीक है, एंड यू विल गेट रिस्पेक्ट, यू विल गेट अ लाल बत्ती नहीं मिलेगी अभी, गाड़ी मिलेगी, लेकिन पहले हमें मिलती थी। तो काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको स्टेटस भी देगी, सिक्योरिटी भी देगी ऑफ करियर, एंड द बेस्ट पार्ट इज द सिक्योर करियर, एंड देन रुतबा भी मिलेगा। हमारी आंटी जी जब मैं रिजाइन कर रहा था, वो कहते हैं विवेक ठुक द की होएगा, ठुक टॉर का क्या होगा? मैंने कहा आंटी हमने बहुत देख ली टॉर, पहले पापा थे हमारे पुलिस में, फिर मैं 25 साल 24 साल करके मैं आंटी बहुत देख ली, टॉर टूर देख ली, अब अपनी टॉर है तो है, सरकारी टॉर नहीं चाहिए।
बहुत हो गई। नहीं, वो अपना ख्याल थी। अब मैं तो जो 60-65 तक भी सर्विस में, आई हैव नथिंग, नो प्रॉब्लम विद देम, दे आर फाइन, दे आर डूइंग वेल, बट आई रिजाइन्ड एट 49-50, आई एम हैप्पी आउटसाइड। सो पॉइंट ये है कि वो जो चीज़ है वो हर एक के लिए नहीं है। तो सर्विस शुड बी योर की गोल इफ यू वांट टू सर्व द सोसाइटी। अगर आपने सिर्फ इसलिए बनना है कि आप आराम की जिंदगी मनाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। वहां जाके आप बड़े डिसल्यूजन होने वाले हैं। आईएएस ऑफिसर्स आजकल के युग में 9 बजे तक काम करते हैं, सुबह 9 से रात के 9, एंड दे आर ऑलवेज देयर, यू नो, देयर माइंड्स आर ऑलवेज क्लॉग। एक कोई रिपोर्ट, कोई असाइनमेंट मींस के कोई प्रपोजल, कोई बिल, कुछ ना कुछ आपने ड्राफ्ट करना है, आप लगे हैं रात को, आप सैटरडे को भी काम कर रहे हैं, तो दे वर्क वेरी हार्ड। सर्विस इज द की, सर्विस इज द की, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, तो क्या ये यही वो साइड है जो आज के टाइम में लोगों को नहीं दिखता है? वही डार्क साइड है कि जो वंस यू बिकम, यू गो टू दैट लेवल, इट इज नॉट अ केक वॉक फॉर एनीबडी, इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इज इट? It's a lot of hard work. You see, the goal is to be in a service where you can do something for society के लिए। अब सोसाइटी के लिए हम कुछ करना चाह रहे हैं तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ना। कुछ ये है कि मैं अपना बता देता हूँ, मैं जब सर्विस में था तो मेरा एक स्ट्रैटेजी थी, हार्ड वर्क करना भी है लेकिन अपने लिए टाइम भी निकालना है। अब वो स्ट्रैटेजी, पहले 10 साल मैं घर नहीं आया लंच पे, जबकि चंडीगढ़ ऐसी जगह जहाँ मैं पोस्टेड था ज़्यादातर, वेयर यू कैन गो होम फॉर 1 आवर, अगर आपको मिला है लंच पे 1 आवर मिल जाता है, तो आप 15 मिनट और आधा घंटा आप घर पे लंच में, वो आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। अगर आप ये अडॉप्ट कर लेते हैं, बच्चे आपके स्कूल से हैं उनको मिल लिया, आप वाइफ हैं, लंच कर लिया, घर का खाना, बातचीत हो गई, जो भी प्रॉब्लम थी, रात को फिर आप 8 बजे आ रहे हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अदर यू आर गोइंग अर्ली एंड कमिंग बैक लेट, यू हैव मिस्ड एवरीथिंग। सो यू हैव टू फाइंड अ स्ट्रैटेजी इवन इन सर्विस। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। आपको कोई पोस्टिंग ऐसे भी मिलेगी जहां आप नॉवल पढ़ रहे हो बैठ के, ऐसी भी होती है। एक हमारे सीनियर थे, वो कहते हैं यार मैं तो किताबें ही पढ़ता हूँ, यहाँ कोई काम नहीं है। एक बार यूपी में कहते हैं कि खेल कूद मंत्री जो थे, वो मंत्री ज्यादा हो गए तो एक को खेल मंत्री, एक को कूद मंत्री बना तो इसी तरह आईएएस ऑफिसर भी होते हैं, कोई खेल विभाग है, कोई कूद विभाग। खैर ऐसा नहीं होता है, लेकिन पॉइंट ये जोक है, बट पॉइंट ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सम पोस्टिंग्स विल बी वेरी हैवी, सम विल बी वेरी लाइट। बट इन दैट लाइट पोस्टिंग आई यूज्ड टू फाइंड माई सेल्फ डेवलपिंग माई ओन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, कुछ और आपने कर लिया, कंस्ट्रक्टिव कोर्स कर लिया, कोई आईएएस में कोर्स करना अलाउड है आपको। तो आई थिंक यू शुड बी रेडी फॉर द हार्ड वर्क। बट देन कौन सी प्रोफेशन है जहाँ हार्ड वर्क नहीं चाहिए? कोई वो किन्नू जूस वाला है, उसको हार्ड वर्क करना पड़ता है। कोई कंसल्टेंट है, टॉप लेवल मैकेंजी में है, उसको हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो दैट हैज टू बी डन। सर, अक्सर जब हम मूवीज देखते हैं, पिक्चरें जो देखते हैं बहुत ज्यादा, तो एक मूवीज में ना एक पॉलिटिशियन को बड़ा बैड कॉप दिखाया जाता है जो ऑफिसर्स को कुछ गलत कमांड्स देता है करने के लिए। मतलब, और मतलब मैं एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ, क्या पहला तो क्या ये सच है, और दूसरा क्या इतने अनरीजनेबल डिमांड्स आती होंगी, और क्या उनको ना कहना आसान है, या मतलब ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बताना। ये पॉलिटिशियन भी ह्यूमन बीइंग है और आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर भी ह्यूमन बीइंग है, सोसाइटी में से ही आए हैं, ठीक है। उनके भी माँ है, बहन है, पापा है, घर है, भैया है, वही लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं। ओहदा है, पावर है, और पॉलिटिशियन का पावर तो आता जाता है, और सिविल सर्वेंट का पावर 30-35 ईयर्स के लिए रहता है, कहीं किसी भी पोस्टिंग में हो। पॉइंट क्या है कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिशियन हमेशा गलत है और आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर हमेशा सही है, ऐसा नहीं होता। दोनों तरफ से गलती भी हो सकती है। प्रेशर जब आता है आपके पास तो किस लिए आता है, ये सोचना है। पॉलिटिशियन, एक इलेक्टेड पॉलिटिशियन, एमएलए, उनके पास लोग आते हैं नेचुरली, हमारा ये काम है, हमारा ये काम है, वो फ़ोन कर रहे हैं, डीसी साहब, एसडीएम साहब, ये काम है, आप कर दीजिए। तो डीसी साहब या एसडीएम साहब का ये काम है कि ये देखना कि वो वैलिड काम है या नहीं काम। अब उन्होंने तो फोन इसलिए किया कि लोग आए हैं, उनके पास एक्सपेक्टेशन है। एमएलए का काम है फोन करना या जाके काम बात करना कि मैं डीसी साहब को मिल के आऊंगा तुम्हारे गांव के लिए, तुम्हारे गांव में सड़क क्यों नहीं बनी है। अब गांव में सड़क तो बननी चाहिए ना, लेकिन अगर वो एमएलए कहता है कि ये रूल के मुताबिक सड़क तो नहीं आ रही है, ऐसे ऐसे गाँव में बननी थी, ये उसमें नहीं आता ये विलेज, लेकिन मेरा ये प्यारा विलेज है, मेरे को वोटें ज्यादा मिली हैं, इसको पहले बनाओ। नाउ द पर्सन हु इज एक्सरसाइजिंग द अथॉरिटी हैज टू गो एज पर रूल्स। वो नहीं कर सकता ये,
वो कर देगा तो कल को इंक्वायरी होगी कि आपने वो कैसे बना दी वहां, और वो लोग भी नाराज होंगे, उनको भी पता है। हाँ हाँ सो नाउ एज एन ऑफिसर, जो आपने कहा प्रेशर आता है, लेकिन उसको झेलना कैसे, उसको हैंडल कैसे करना वो इम्पोर्टेंट है। अब पॉलिटिशियन के सारे काम ना होने वाले हों ऐसा भी नहीं है, सही। कई काम होने वाले भी होते हैं कि इसकी मदद, इसका काम बड़ा डिले हुआ, मेरा आदमी है, डिले हुआ तो जल्दी करा दो, उसका हो रहा है, काम हो रहा है, जल्दी हो गया। अच्छा, फिर वो फ़ोन करेगा कि ये देखो जी एसडीएम साहब, ये है तो थोड़ा मुश्किल, पर आप कोशिश करिए। तो सर ये नहीं हो पाएगा। उस टाइम आप चाहे ना भी बोले, बाद में कभी बोले सर ये नहीं हो पाएगा, वो वाला मैंने कर दिया था सर, जो पहले वाला था वो कर दिया। तो यू हैव टू बी टैक्टफुल विद द पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन अंडरस्टैंड्स। आप हर बात पे मना करते रहेंगे जो होने वाली चीज़ है, तो फिर वो भी गलत है। अच्छा, पॉलिटिशियन कोई कोई होता है जो अनरीजनेबल, जो आपने कहा हद से पार होता है। अगर वो अनरीजनेबल होता जा रहा है, तो आज के युग में व्हेन सोशल मीडिया इज आल्सो देयर, आरटीआई इज आल्सो देयर, एवरीबॉडी इज वाचिंग यू, ही नोज और शी नोज दैट ही कांट। करेक्ट। ये कोई लॉलेसनेस थोड़ी है यहाँ पे, तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स, एंड एज एन ऑफिसर यू कैन ऑलवेज से नो, सर ये नहीं हो पाएगा। अब कोई एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ, एक गांव में नंबरदार होता है, आपको नहीं पता होगा, आपको नंबरदार की सिलेक्शन एसडीएम साहब करते हैं। दो कैंडिडेट आगे मेरे पास, एक है 6वीं पास, एक है 9वीं पास। नंबरदार, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 25 साल पहले। सो द सीएम का फोन आता है, सीएम का नंबरदार के लिए, विलेज नंबर है, छोटी चीज़ है, देख लेना जी ये हमारा आदमी है, इसका कर देना। वो 9वीं पास वाला है, चलो तो 9वीं पास वाला है, और सीएम का भी फोन आ गया, वो दूसरा 6वीं वाला नहीं होगा, ये होगा। पर अगर उसका 6वीं क्लास वाले के लिए आ गया तो नाउ इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज दिस गाय इज 9th पास, देन यू हैव टू डू इट दैट ना, वो 9th वाला होगा। फिर सीएम का बाद में आपने नहीं किया, तो सर वो तो 9th पास, अब सीएम कुछ नहीं बोल पाएंगे उसमें। दिस इज द थिंग। सो यू हैव टू सी योर, आई एम गिविंग ए वेरी अर्दी एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ा बॉटम लेवल का, बड़ा मतलब ग्राउंड लेवल का। सो आई थिंक इसमें आपका जो काबिलियत है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, आपका अंडरस्टैंडिंग है, सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग है, ये आती है। तो यू हैव टू बी अबव बोर्ड, यू हैव टू फॉलो। कल को किसी ने आपको मदद नहीं करनी है, अगर आपने गलत काम किया मत करिए, डोंट डू इट, फॉलो द रूल्स एंड यू विल बी फाइन। नोबडी, अच्छा गुडविल और रेपुटेशन उसकी बनती है जो मना करने वाली बात को मना कर देता है, होने वाली बात को कर देता है। दिस इज व्हाट इट इज। ओके सर, एक चीज जानिए, जैसे क्या होता है, वापस से स्टूडेंट वाली बात पर आते हैं, लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि वो ना रिटर्न जो प्रीलिम्स है या पहले जो इनिशियल एग्जाम्स है वो क्लियर तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इंटरव्यूज में रहते हैं, एंड वो जैसा आपने कहा ना, वो क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन के वो कुछ चीजें एक स्टेज पर तो पहुंच गए, लेकिन वो इंटरव्यू में उतना क्लियर नहीं हो पाते। तो इंटरव्यू क्रैक करने का सीक्रेट क्या है? इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट है, तो मैं भी मॉक इंटरव्यूज बहुत कैंडिडेट्स के लेता हूँ, कई सक्सेसफुल भी हो गए, हमारी कुछ अच्छी मदद हो गई उनको। तो दो चीज़ें हम देखते हैं, एक तो जो प्रीलिम्स और मेंस है, वहाँ पे आपकी बुकिश नॉलेज, आपकी इंटेलिजेंस, आपका सब कुछ उन्होंने देख लिया है। अब वो देखना चाह रहे हैं, टू से इट इन अ वेरी सिंपल वे, कि बंदा कैसा है। अच्छा, ठीक है, वो आ गया, अब उसका व्हाट इज हिज और हर एटीट्यूड, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्फिडेंस है या नहीं है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है या नहीं, क्लैरिटी ऑफ माइंड है या नहीं है, आपका एक अगर स्टैंड लेना पड़े तो स्टैंड ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे, शिफ्ट तो नहीं कर सकते आप। एक मूवी थी 12 एंग्री मैन, वो एकेडमी में भी दिखाई जाती है, 12 एंग्री मैन। अब उसमें एक बंदा था, जूरी है, वो गिल्टी नॉट गिल्टी डिसाइड करना है, वो बार बार शिफ्ट करता, नहीं गिल्टी है, फिर थोड़ी देर में नॉट गिल्टी है, फिर कहता गिल्टी है। ऐसा तो नहीं हो सकता। सो इंटरव्यू में यू हैव टू टेक अ स्टैंड एट टाइम, यू हैव टू बी फर्म, यू हैव टू बी जेंटल, यू हैव टू बी डिसाइसिव, और ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन भी करना है, लेकिन ओवरडू भी नहीं करना है, ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना। लास्ट पॉइंट इसमें, एक यंग लेडी कैंडिडेट, 1 साल उन्होंने इंटरव्यू दिया, बहुत स्मार्ट, एलिगेंट, फॉरेन एजुकेटेड, नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि द बोर्ड में हैव बीन ऑफ पीपल हु वर डाउन टू अर्थ, सिंपल, और वो इस विचार के थे कि ये टाइप की जो कैंडिडेट है ये हमारे सिविल सर्विस में सूटेबल नहीं है, उसके नंबर नहीं आए। अगेन शी क्वालिफाइड नेक्स्ट ईयर, हमारे फैमिली फ्रेंड्स में से। मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप ऐसा करो, थोड़ा सिंपल बन के जाओ, डोंट टॉक अबाउट योर लंडन डेज एंड ऑल दैट, इसमें हिंदी में बात करो, जहाँ हिंदी में कोई पूछ रहा है, इंग्लिश भी करो, चलो जो भी है, बी अ लिटिल मोर सोबर एंड आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी को टोन डाउन करो। हो गया इस बार।
पुलिस में आ गए। तो ये भी होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को अपनी पर्सनालिटी को अच्छा करना है। अच्छा करना वो तो कोई कोई है ना जो जिसको टोन डाउन करना है। तो पर्सनालिटी आपकी अच्छी तब होगी जब आप अंदर से स्ट्रांग है। मेन बात वो आपकी, आजकल जेनजी का वर्ड है वाइब। वाइब क्या है? हमारी अच्छी वाइब है पॉडकास्ट पे, इंटरव्यू में ऐसी वाइब हो तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, मैं भी हो जाऊंगा, आप भी हो जाओगे। अमेजिंग सर। सर एक चीज जाननी है, जैसे आपने ना बात की अबाउट हिंदी एंड इंग्लिश, जैसे बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो उनको वो ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंग्लिश में मेरी अच्छी कमांड नहीं है। ये कितना इंपॉर्टेंट है सर? प्रैक्टिस करो, कैमरे के आगे प्रैक्टिस करो, कुछ सेंटेंसेस कैसे बोलते हैं, यू नो देयर आर सर्टेन सेंटेंसेस जो बोलने से वो एक कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है। तो ऑन द होल आई वुड थिंक दैट इन माय व्यू सिंपल से सेंटेंसेस हैं तो बोल ही सकते हैं ना, फिर हिंदी भी बोलो बीच में। तो इवन इफ द इंटरव्यूज इन इंग्लिश, आई मीन दे डोंट रियली गो फॉर दैट, दे सी हाउ द पर्सन इज। तो उनमें से भी कई लोग ऐसे हो सकते हैं इंटरव्यू बोर्ड में जो इंटरव्यू, दे मे नॉट हैव परफेक्ट स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, दे मे बी वेरी गुड एट देयर फील्ड, ऐसा भी हो सकता है। तो आई थिंक यू नीड टू बी बैलेंस्ड और कॉन्फिडेंट, और आपकी जितनी इंग्लिश है उतनी बोलो, उससे ऊपर मत बोलो, नहीं तो गड़बड़ होगी गड़बड़ होगी। तो प्रैक्टिस बहुत करो, कैमरे के आगे, मॉक इंटरव्यूज, सिस्टर ब्रदर, पेरेंट्स, किसी के साथ भी इंटरव्यू प्रैक्टिस करो, और फिर फ्रेंड्स के साथ, किसी टीचर के साथ, यू विल गेट गुड फीडबैक एंड देन यू इम्प्रूव। सर केजे मेंशन किया गया आपकी मुलाकात विद एम एस धोनी, तो और अब उनकी कामनेस के बारे में भी बहुत बात करते हैं, कितने शांत है, तो ये कितना जरूरी है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, ये स्किल का होना? ये बहुत ही, कामनेस बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, और ये आपने ठीक कहा, धोनी के बारे में काफ़ी बात करता हूँ क्योंकि वो मेरे एक एग्जाम्पल है इमोशनल इंटेलिजेंस और कामनेस के लिए। सक्सेस क्या है? सक्सेस आपको तब मिलता है जब आप अंदर के डर कम करते हो, ज़्यादा उत्तेजना, ज़्यादा एक्साइटमेंट, ज़्यादा रेस्टलेसनेस को कम कर देते हो, एंगर को कम कर देते हो, बैलेंस बनाते हो। तो धोनी इज अ वेरी एग्जाम्पल, आइडियल। मे बी ही हैज सर्टेन इन्फॉर्मिटीज, कोई परफेक्ट नहीं होता है। एक बार मैं उनसे जब मिला तो वो हनुमान देख रहे थे टीवी पे, अच्छा, और मैं कार्टून देख रहे थे, और मैं अंदर किसी ऑफिसर्स को मिलाने ले गया, तो मैं भी वहीं था पोस्टेड, तो उन्होंने अलाउ कर दिया, हम गए, मिल लिए, फोटो कर ली, फिर हनुमान देखने लगे। तो पॉइंट इज कि वो बड़ा बैलेंस पर्सनैलिटी है। सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि एक बार वो मैन ऑफ द मैच थे, और मैं मीडिया हैंडल कर रहा था गवर्नमेंट के लिए चंडीगढ़ में, 2006 वनडे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। धोनी वाज मैन ऑफ द मैच, बाहर आ रहे हैं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जा रहा हूँ धोनी को। तो तब बीसीसीआई के पास इतने लोग नहीं होते होंगे, या हमारे साथी थे जो भी, मैं सरकार में था, पर मेरा काम था। तो जब वो आ रहे हैं धोनी, तो कैप्टन तो वही है, मैं मैन ऑफ द मैच और कैप्टन को लेके जाना है मैंने। अब मैं देख रहा हूँ कि मैन ऑफ द मैच का है, तो मैं वो भी आना चाहिए, तो मैं किसी से पूछा, धोनी भी आ गए, आइए MS आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं मैन ऑफ द मैच का है। धोनी कहता है सर, कहते हैं अब पूरी रात रामायण पढ़ी और पूछ रहे हो राम का। मैं कहा क्यों, आप ही मैन ऑफ द मैच? कहता हाँ मैं ही हूँ। चलो फिर, ही वाज आल्सो मैन ऑफ द मैच। तो ही इज अ वेरी गुड पर्सन दैट वे। तो एग्जांपल है इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड सक्सेस फॉर UPSC एस्पिरेंट्स कम्स व्हेन दे आर able to understand this balance of mind. Dhoni is a great example. Even Kohli, now you look at him, जब वो बैटिंग कर रहे हैं, उनका माइंड कितना स्थिर है, कितना शांत है। 100 ऐसे नहीं बनते, तेंदुलकर, कोहली, मतलब ग्रेट प्लेयर्स। अब वो पहले भी जो अग्रेशन था फील्ड में, वो भी थोड़ा टोन डाउन है। बच्चे भी हो गए, आदमी वैसे ही थोड़ा सा वाइफ के कारण भी शांत हो जाता तो कोहली भी हो गया। तो पॉइंट ये है कि हमें थोड़ा सा रोल मॉडल बना के उनको देख के और अपनी तैयारी करो। क्रिकेट या फिल्म्स या किसी भी फील्ड से आप एक रोल मॉडल रखो, उसकी पर्सनालिटी को एमुलेट करो। यंगस्टर है, UPSC वाले एस्पिरेंट्स, दे शुड ट्राई एंड कॉपी गुड पॉइंट्स फ्रॉम देम। सर आप आई एम श्योर किताबें भी बहुत आपने पढ़ी होंगी, बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी। आपको लगता है कि किताबें नॉट जस्ट फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ कि आपकी जो पढ़ाई की किताबें जो एग्जाम में तैयार करके देंगी, लेकिन उनके अलावा जो किताबें होती हैं, क्या वो जीवन में सच में मदद करती हैं आपके पॉइंट? बहुत ज़्यादा। मैं तो किसी कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि मैं यंगस्टर्स बहुत काम करता हूँ, मैं स्टेज पे ही होता हूँ ज़्यादातर, तो मैं देखता हूँ ये यंगस्टर जो है ये बात अच्छी कर रहा है, सुलझा हुआ लग रहा है, ये किताबें पढ़ता होगा, उसकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाती है। सिर्फ आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करके या वो करके नहीं होता आपका। आप अगर किताब पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर एक वो सोब्राइटी बोलते हैं, मतलब एक डेप्थ आ जाती है। हाँ। तो डेप्थ आ जाती है, तो उसको आप पढ़ के आपके अंदर, क्योंकि आपको एक नॉलेज है, तो आप एक थोड़े से अपने स्पेस में कंफर्टेबल हो जाते हो कि किसी भी सिचुएशन में, मैंने किताबें तो पढ़ी हुई हैं, मेरे अंदर एक नॉलेज है, मैं सक्सेसफुल हूँ।
तो मुझे लगता है बुक्स पढ़ने से हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, हम बहुत से ऑथर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। मेरी फेवरेट बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी by Paramahansa Yogananda. I follow his teaching, like each line is beautiful. अच्छा, even books like autobiography of Usain Bolt, Sachin Tendulkar, Dalai Lama, or you can read fiction also. I am a writer of 5 books. Okay. 2 fiction and 3 non-fiction. Okay. तो I follow both. कोई भी बुक पढ़िए और लिखिए and you'll always do well. समझ। तो ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना ज्यादा जरूरी है क्या? मतलब जैसे मैं, मुझे लगता है अच्छा ओके, उसमें रोल मॉडल भी आ गया ना फिर आपका। हाँ, एक आपने फिक्शन पढ़ी, फिक्शन में एंटरटेनमेंट है और उसमें एक्सप्रेशन आ गया, उसमें आपको कम्युनिकेशन आ गया, कैसे करना है। हाँ, मूवी देखी आपने, आपको कुछ अच्छा लगा उसमें, लेकिन अब सैम बहादुर है मूवी, उसमें आपको रोल मॉडल भी मिल रहा है। करेक्ट। मैं हर एक टॉक में जाके यूथ से पूछता हूँ, सैम बहादुर कितनों ने देखी? सिर्फ 10-15 ने। और एनिमल कितनों ने देखी? 150 ने। भाई एनिमल में आपको क्या इंस्पिरेशन मिला? मैं उनको कहता हूँ एनिमल जरूर देखो, लेकिन सैम बहादुर भी देखो। सही। So watch and read stories and anecdotes of people who have gone before you and are successful. Role model. तो role model चाहिए. Okay. So 3 book recommendation for UPSC aspirants. So autobiography योगी को मैं साइड में रख देता हूँ, क्योंकि वो ऊपर है। और यूपीएससी एस्पिरेंट अगर उसके 10 पेज भी पढ़ लेंगे तो कोई ना कोई इंस्पिरेशन उनको मिलेगी। टाइम नहीं है पूरी किताब पढ़ने का तो कोई बात नहीं। सेकंड इज जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट्स, आजकल बहुत पॉपुलर है। थर्ड इज युवल नोआ हरारी, सेपियंस एंड 21 आइडियाज फॉर 21st century, वेरी वेरी गुड। थर्ड आई वुड से ह्यूमर, सम ह्यूमरस राइटर लाइक वुडहाउस, पीजी वुडहाउस है, क्या बात है। तो वो मतलब कि आपका जो माइंड सेट है, मैंने एक्चुअली बता रहा हूँ, जब मैं एक सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहा था, एक लड़का इंग्लिश के एग्जाम से पहले पीजी वुडहाउस की किताब पढ़ रहा है, मुनी आने वाली उसमें, बट ही इज रीडिंग इट एंड आई हैव अडॉप्टेड दैट ट्रिक एज अ राइटर एट टाइम्स, कि मैंने 1-2 पेज पढ़ लिए तो मेरा वो चक्षु खुल गए उस विभाग के जो अदरवाइज बंद थे कई दिनों से, क्योंकि वो पढ़ लिया आपने, आपका माइंड उस तरह से सोचने लगा। तो ह्यूमर पढ़िए। थर्ड इज दैट, थर्ड ह्यूमर पढ़ना चाहिए। ओके, अमेजिंग। कोई भी जब आप ना क्रिया योग भी फॉलो करते हैं, है ना, तो योग, ध्यान, मेडिटेशन, ये आज के दौर में, क्योंकि मैं खुद सुबह के वक्त हम मेडिटेशन प्रोग्राम है हमारा 5:30 to 6:30 हम कराते हैं, और उसमें बहुत सारी यूपीएससी बुक भी लिखी है, मैनिफेस्ट एनीथिंग इन 100 days। जी सर, थैंक यू सर। तो सर आज के दौर में लोग ये समझ रहे हैं कि मेडिटेट करना ये एक अलग स्तर पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी भाग दौड़ भरी दुनिया है। और तो आपको क्या लगता है सर कि एक तो मेडिटेशन कितना ज़रूरी है आज के दौर में, दूसरा जो डिस्ट्रैक्शन है, एक अच्छा बच्चा जो जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, डिस्ट्रैक्शन, लेकिन लेकिन वो इतनी सारी थोड़ी बहुत चीज़ों से बच जाता है, वो इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए क्या करना चाहिए उसको सर? बड़ा अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसमें क्या है, 2 चीज़ें हैं। एक तो है जो वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ गई हैं। 100 साल पहले, मैं अभी भी एग्जांपल देता हूँ, मेरी वाइफ हिमाचल से, मैं कहता हूँ हिमाचल वाले बड़े कूल होते हैं, वो बैठे अपना धूप सेक रहे हैं, और फ़ोन भी नहीं देख रहा कोई बंदा। लेकिन ज़्यादातर लोग आज के वर्ल्ड में फ़ोन की वजह से, स्मार्टफोन की वजह से, अर्जेंसी की वजह से डिस्ट्रैक्टेड हैं, बिजी हैं। और अगर नहीं भी बिजी हैं तो वो रील्स ही देखे जा रहे हैं। मैं पूरे इंडिया में जाके यही बोलता हूँ कि रील्स कम कर दो, थोड़ी सी बुक्स पढ़ लो, फिजिकल फिटनेस कर लो, देख भी लो, लेकिन इतना नहीं। सो आई टेल देम दैट। तो डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए आपका मेडिटेशन करना इज वन थिंग, बट दैट इज अ लोअर बेनिफिट। Okay. It is an important benefit, but still lower benefit. The second is the spiritual benefit, where you're trying to be one with God, where God is supposed to be within you. कोई भी रिलीजन, तो उसमें आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि एक्चुअल पीस ऑफ माइंड, एक्चुअल पीस, एक्चुअल गॉड कहाँ है, और वो आपको बताने से नहीं पता चल रहा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में लिखा है, गॉड इज नॉट टू बी फाउंड इन सम एंटीसेप्टिक कॉर्नर ऑफ द यूनिवर्स, के थ्रोन के ऊपर भगवान जी बैठे हुए, ऐसा नहीं है। वो आपके भीतर हैं तो कहाँ हैं, कैसे हैं? तो मेडिटेशन विल टेल यू हाउ टू फाइंड हिम। इफ यू रीड बुक्स इट वोंट कम, यू हैव टू एक्सपीरियंस। गॉड कुड बी एन एक्सपीरियंस, पीस, जॉय, लव, ये उनके मैनिफेस्टेशन है। तो फिर उसके लिए हमें मेडिटेशन करना है, और डिस्ट्रैक्शंस कम करने के लिए भी करना है, और हायर पर्पस के लिए भी करना है। ये बात, और ये यंग एज में करना है। हमारे, माय वाइफ रन द स्कूल कॉल्ड टॉडलर्स वर्ल्ड, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो 5 मिनट की उनकी सुबह मेडिटेशन होती है। वाह। अब वो उनको, चाहे वो इधर उधर देख रहे हैं, कुछ भी नोटी कर रहे हैं, लेकिन उनको पता ही है मेडिटेशन टाइम है 5 मिनट्स का, तो आदत बन जाती है। सर मैं खुद मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करता हूँ, तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन का डेफिनेशन क्या है?
मैनिफेस्टेशन का डेफिनेशन मेरे लिए तो यही है, अच्छाई पे आऊंगा मैं। आई डोंट, नेगेटिविटी इज नॉट देयर कि आई वांट टू किल दैट पर्सन, मैनिफेस्ट हो गया, वो कोई मैनिफेस्टेशन नहीं। राइट राइट Manifestation is basically positive energy. You are conveying that positive energy through your thoughts to the action. एंड्रू स्ट्रॉस था कैप्टन इंग्लैंड का, वो कहता है मैं जब मैनिफेस्ट करता हूँ कि सेंचुरी बनेगी तो बन जाती है। तो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि व्हाट इफ द बॉलर हैज मैनिफेस्टेड ही विल गेट यू आउट ऑन 0 तो अब कौन जीतेगा? तो कहता है नहीं, थोड़ा बहुत स्किल भी चाहिए। दोनों की मैनिफेस्टेशन कैसी है? तो पॉइंट इज कि मैनिफेस्टेशन इज अ पॉजिटिव इंटेंट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी हम उसको अंडर वैल्यू करते हैं, अपने थॉट्स को अंडर वैल्यू करते हैं। हम कहते हैं यार ये बड़ा तुक्का हो गया, या उसका फोन आ गया, बड़ी लंबी उम्र है, बट यू मैनिफेस्टेड दैट। एंड ऑल्सो इफ यू मेडिटेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपकी इंट्यूशन इंप्रूव होगी। करेक्ट। कई चीजें आपको इंट्यूशन से पता चल जाती हैं। राइट। अभी शुरू में मैंने आपसे पूछा कितने एपिसोड्स किए हैं, मुझे ये आंसर ऑलमोस्ट पता था कि 100 और 200 के बीच में आपने किए हैं। आपने वही बोला, अराउंड 120 यू सेड। तो आई डोंट नो हाउ इट कम्स, बट इट कम्स एंड मेडिटेशन हेल्प्स यू। करेक्ट। वाह सर, वाह। सर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए फाइनल 3 एडवाइसेस जो सबको फॉलो करनी चाहिए। नंबर 1, आप 3 दफा से ज्यादा एग्जाम मत दो। ग्रेट। 3 दफा से ज्यादा तभी दीजिए अगर थर्ड टाइम में आप नजदीक पहुंच गए थे, या सेकंड टाइम में नजदीक पहुंच गए, थर्ड टाइम किसी वजह से लक खराब हो गई, बट 4th or 5th अटेम्प्ट तभी दीजिए व्हेन यू आर रियली इन द गेम। सुपर। नंबर 2, बी एन ऑलराउंडर, डोंट ओनली बी अ पढ़ाकू। ऑलराउंड स्किल्स मैनिफेस्ट करिए। अपने इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां पे वो पता चल जाएगा उनको ये तो पढ़ाकू है, सिर्फ इसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीज की, बात करनी नहीं आती, तो वो बढ़ाइए। नंबर 3, आई थिंक प्लान सी, प्लान डी, प्लान बी, सी, डी, जेड तक रखिए। जो भी जिंदगी, वो एक गाना था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो अब वो फिक्र को धुएं में तो उड़ा नहीं सकते, धुआं तो वैसे भी हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, लेकिन पॉइंट ये है कि हमें थोड़ा सा कूल रहना चाहिए। ज्यादा एक्सपेक्टेशन को, ओवर थिंकिंग अबाउट व्हाट पीपल आर थिंकिंग, उसको कम करिए। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत ही जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। These 3 points. आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सारी टिप्स आपने शेयर कर ली हमारे साथ, और जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई एम श्योर बहुत सारी वैल्यू ऐड हुई होगी, बहुत सारी डायरेक्शन मिली होगी, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अगर यूपीएससी नहीं दे रहे हैं तो जिंदगी का कोई तो एग्जाम दे ही रहे हैं। और मुझे लगता है जो सर ने जो शेयर किया सारे जो ये रूल्स हैं, ये जिंदगी के हर पहलू में अप्लाई होते ही हैं, जहां पर भी आपको सफलता चाहिए। तो सर मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद महसूस करता हूँ। और क्योंकि कहीं ना कहीं सर मुझे लगता है कि कमिंग फ्रॉम अ पर्सन लाइक यू जो अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुका है, और आप उस स्टेज पर भी हैं जहां पर आप लोगों को हेल्प भी बहुत कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से डायरेक्टली आना ये बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। और आई एम श्योर अबाउट इट, मैं सर की डिटेल भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ठीक है? सर को डायरेक्टली भी कनेक्ट करना, रीच आउट करना, सवाल जो पूछे डायरेक्टली भी पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं वैसे आप। लेकिन अगर आप ये करेंगे ना, तो मुझे इस बात का यकीन है कि जो ये एनर्जी जब आप डायरेक्ट लेते हो, इसका एक अलग इंपैक्ट होता है, क्योंकि मैं खुद वो महसूस कर पा रहा हूँ, एक एनर्जी जब से सर इस वाइब्रेशन अच्छी है, जैसे रूम में आया ना सर, तब से लेकर अब तक वो बरकरार है। और सच में सर मतलब ये इट वाज माय प्रिविलेज टू होस्ट यू, और लुकिंग फॉरवर्ड, अगर कभी दोबारा मौका मिलेगा, अगर कोई पॉडकास्ट का नंबर 2 डालेगा, पार्ट 2, तो सर को दोबारा से बुलाएंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे सर। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।